नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म और व्यापक अर्थात सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र और व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र समझाइए। तो जो समझाइए है उससे हम समझकर उसका अंतर भी साथ में कर लेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने मित्रों तक भी पहुंचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी मीडियम के सभी बच्चों तक, सभी विद्यार्थियों तक मेरे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। सूक्ष्म क्या है, अब परिभाषा हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको याद कैसे करने का। आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। एक में मैंने मुद्दा लिखा है, दूसरे में मैंने सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र और तीसरे में मैंने व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र लिखा है। आपको याद करने के लिए इसमें मैंने देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं। आपको विद्यार्थी मित्रों ये 5 पॉइंट्स पहले याद कर लेना है। पहला पॉइंट है अर्थ, मतलब आपको परिभाषा देनी है। दूसरा उसके उदाहरण देने हैं। तीसरा उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चौथा अतिरिक्त पॉइंट्स जो होते हैं और मदद रूप क्या है। तो अब आपको इस तरह से याद करने से क्या हो जाएगा कि आपको लिखने में बिल्कुल सरलता रहेगी और आपके पूरा नंबर आएगा, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो याद होगा नहीं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए तो उसे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए तो उसे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। एक इकाई मतलब एक पेन, एक पेंसिल, एक मोबाइल, एक गाड़ी, एक घर, एक व्यक्ति, एक वस्तु, कोई भी हो उसे एक इकाई के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा। व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र की परिभाषा हम देखेंगे। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो तो उसे व्यापक लक्षी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इकाई, यहाँ पर क्या है, तमाम इकाइयां। फिर से देखते हैं। एक पेंसिल यहाँ सूक्ष्म में, अनेकों पेंसिल व्यापक में, एक पेन सूक्ष्म में, अनेकों पेन बहुत सारे व्यापक में, एक व्यक्ति सूक्ष्म में, अनेकों व्यक्ति बहुत सारा, एक वस्तु, अनेकों वस्तु, एक घर, पूरी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला। आप समझ पा रहे हैं। एक इकाई का उत्पादन, अनेकों इकाई का उत्पादन, इस तरह से आपको ये समझ में आएगा। अब इसका उदाहरण दिया हुआ है मांग का अध्ययन करने वाले विश्लेषण की इकाई ग्राहक। मांग का अध्ययन करने वाले विश्लेषण की इकाई कौन है? ग्राहक। एक ग्राहक बाजार में वस्तु की मांग करने के लिए जाता है, एक ग्राहक। लेकिन अब जो ग्राहक है वह अकेला है। पूर्ति के अध्ययन में विश्लेषण की इकाई एक पीढ़ी बाजार में करती, एक पीढ़ी पूर्ति बाजार में करती। मांग करने वाला एक अकेला कौन? इकाई का ग्राहक, एक इकाई की मांग करता ग्राहक। यहां पर पूर्ति का अध्ययन करने की विश्लेषण एक ही इकाई, एक ही पीढ़ी करती है। श्रम बाजार में श्रम जो है वह इकाई है। श्रम बाजार में श्रम जो है वो क्या है? इकाई। इस तरह से व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र की तरफ अगर हम देखें तो कुल बेरोजगारी, यहां पर क्या है? एक अकेला ग्राहक बाजार में वस्तु की मांग करता है। यहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, पूरा अकेला नहीं। कुल गरीबी, बहुत सारे लोग। कुल जनसंख्या, अकेला नहीं। कुल राष्ट्रीय आय, एक व्यक्ति की आय नहीं, एक व्यक्ति की आय जो है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो सूक्ष्म है। जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है? व्यापक है।
का समावेश व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र में होता है। मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया कि एक गाड़ी सूक्ष्म, अनेकों गाड़ी व्यापक, एक पेंसिल सूक्ष्म, अनेकों पेंसिल। उसी तरीके से अगर कहीं पर एक व्यक्ति बेरोजगार है तो वह सूक्ष्म है, लेकिन अगर कुल बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो व्यापक में है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब इस सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र को और व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र। अब देखो, माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या है? सिर्फ आई और ए का। ये देखिए, आई और ये ए का, इन दोनों में से खाली आई और ए का ही अंतर है, बाकी एक भी स्पेलिंग का अंतर नहीं है, जिससे माइक्रो और मैक्रो बनता है। मतलब सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र और व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र होता है। अब विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट है इसमें अतिरिक्त कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पीढ़ी की समतुला। कीमत कौन निर्धारण करेगा? पीढ़ी की समतुला। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता के आधार पर वेतन निर्धारण होता है। अब जो वेतन निर्धारण होगा किसकी उत्पादकता पर होगा? जो श्रमिक है, वह श्रमिक कितना काम करता है, कितने घंटे काम करता है, कितने दिन काम करता है, कैसा काम करता है, कितनी फुर्ती के साथ काम करता है, वेतन उसके ऊपर निर्भर है। बहुत सारी कंपनी इकाई पर इकाई उत्पादन पे वेतन देती है। एक इकाई का उत्पादन करो 5 रुपये लो, 100 इकाई का उत्पादन करो 500 रुपये ले जाओ। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक व्यक्ति है जो दिन में 50 इकाई का ही उत्पादन करता है तो सिर्फ 250 रुपये उसको मिलते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वह बहुत फुर्तीला है, बहुत जोशीला है, बहुत फुर्ती के साथ, तन मन धन के साथ काम करता है, वह 100 इकाई का उत्पादन करता है, वह 500 रुपये ले जाता है। वहीं पर कुछ लोग ओवर टाइम भी करते हैं, अपने निर्धारित समय मर्यादा के अतिरिक्त भी काम करते हैं, तो वह अधिक इकाइयों का उत्पादन करते हैं और अधिक वेतन लेकर जाते हैं। अब जो सामान्य भाव स्तर है, सामान्य भाव स्तर किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, सामान्य भाव स्तर अर्थात कि हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं, अच्छी तरह से अगर आपको याद हो तो सामान्य भाव स्तर अर्थात कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल। ठीक है, मैंने आपको कपास का उदाहरण दिया था। कपास से धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इस पेंसिल का उदाहरण देता हूं, आपके सामने पेंसिल दिखाई दे रही है, तो ये पेंसिल क्या है? तैयार माल है। तो क्या ये पेंसिल जो है ये डायरेक्ट बन गई? नहीं। इस पेंसिल को बनाने के लिए पहले लकड़ी पेड़ में से काटी गई, जो कच्चा माल हुआ। इसके अंदर जो ये नोक है काले रंग की, आप देख पा रहे हैं, ये नोक काले रंग की ये जो दिख रही है, ठीक है, इसको खरीद के अंदर मशीन के द्वारा इसके 2 फलक करके, देखिए यहाँ से निशान, इसको फलक करके आपस में क्या किया गया? ऐसे चिपकाया गया, ऐसे चिपकाया गया। और इसके बाद इसको अंदर डाल के मशीन के द्वारा ये कलर पेंट, इसके ऊपर कंपनी का नाम सिंबल रखा गया। तो जब ये पेड़ था, जब ये पेड़ में लकड़ी थी तो कच्चा माल था, इसे काट पीट के पेंसिल बनाया गया, अर्ध तैयार माल हुआ। इसके ऊपर कंपनी ने अपना सिंबल लगाकर तैयार करके बाजार में बेचने के लिए बेच दिया, तो ये तैयार माल हो गया। अब इन तीनों प्रक्रियाओं के दरमियान कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल की जो भी कीमत आती है उसे सामान्य भाव स्तर कहते हैं। मुद्रा के मूल्य का अध्ययन, राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ पर एक पीढ़ी की बात हो रही है, यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय की गणना होती है, उसमें बेकारी, गरीबी, जनसंख्या जैसी राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने को मिलता है। अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, मदद रूप। सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र ग्राहक पीढ़ी जैसे, श्रमिक जैसे आर्थिक इकाइयों का निर्णय में मदद रूप होता
है। जबकि व्यापक लक्ष्य में क्या है, अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीति बनाने, यहाँ पर एक व्यक्ति अपना नियम कायदा कानून बनाता है, यहाँ पर सरकार बनाती है। एक छोटा सा अगर उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दूं कि राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सिर्फ राज्य में चलता है, जिसे हम सूक्ष्म कह सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वो क्या होगा, पूरे देश में उसका पालन करना पड़ेगा, जिसे हम व्यापक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी मित्रों, सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र और व्यापक लक्ष्य अर्थशास्त्र आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।